हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला है। रविवार को फिर से बड़ा मुकाबला है। आपको पता ही पहले मैच में क्या नतीजा रहा है। और वन क्रिकेट ने फैसला किया, लव ऑफ क्रिकेट। पहला जो एपिसोड हमने किया, भारत और पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर्स को बुलाया और उनसे क्रिकेट पर चर्चा की। और एक बार फिर से जो उसी चर्चा को एक बार फिर से हम आगे बढ़ाते हैं। और इस बार हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले स्वागत करता हूं, सबसे सीनियर है वकार यूनुस साहब, पाकिस्तान। थैंक यू सर, थैंक यू। पाकिस्तान। इसके अलावा संजय बांगर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, वनडे खेल चुके हैं और हाल तक में टीम इंडिया के बैटिंग कोच रहे हैं। संजय भाई, बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा दीपदास गुप्ता, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, विकेटकीपर, बल्लेबाज रहे हैं और आजकल कमेंटेटर की भूमिका पूरी दुनिया में घूमते हैं, अक्सर इनसे टकराते हैं। दीप भाई, बहुत बहुत स्वागत। आज आपने मेरे साथ क्या किया है? उस दिन एक लेके आए थे, आज दो दो। हाँ, तो मैंने बोला और बीच में फंसा दिया मुझे। तो मैंने बोला कि इससे दो बैट्समैन है ना। नो गुड, ठीक है, नहीं ठीक है। सबको याद है वकार जो बॉल आया, तो ये देखते हैं संजय भाई तो बैटिंग टेक्नीशियन है, तो इनको कैसे आप फंसाते हैं, मैं तो देखने वाला है। यानी वापिस से शुरू करते हैं भाई। पिछला मुकाबला नॉर्मली जो बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान हाइप होती है। नॉर्मली आपने भी इतनी क्रिकेट खेली है, बहुत कम मैच होते हैं उस हाइप पे लिव अप टू करते हैं। ये मैच वैसा ही रहता है। आपको लगता है बैक टू बैक फिर वैसा मैच देखने को मिल सकता है? देखिए, पिछला मैच एक्सपेक्टेशंस से बहुत बेहतर हुआ। मैं समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान ने जितने रन किए थे, ऐसा लग रहा था कि शायद ये वन साइडेड मैच होगा। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने, आई थॉट दे डिड एक्सट्रीमली गुड जॉब। और जिस तरीके से दे केप्ट ऑन फाइटिंग और गिव अप किसी टाइम पे नहीं किया। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान इंडियाज़ गेम, कि कभी भी कोई भी गिव अप नहीं करता है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर गिव अप किया तो क्या हशर होने वाला है। तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो रीज़न, एंड आई होप कि इसी तरह का मैच हो। उस तरह की हाइप, जैसे आपने कहा ना, कि उस तरह की हाइप बाहर शायद नहीं है, लेकिन वंस यू वॉक ऑन टू द फील्ड, आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं या आप इंजर्ड हो रहे हो, इट डज नॉट मैटर, यू हैव टू रियली डिलीवर। एंड आई थॉट पाकिस्तान प्लेड गुड क्रिकेट, बट ऑफ कोर्स इंडिया केम द विक्टोरियस। संजय, जो बात वकार कह रहे थे, एक पहली चीज की आपको ये पाकिस्तानी टीम दिखी, लोग मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर, वो फाइटिंग जो 80s और 90s वाली वकार के टाइम वाली टीम, वो उसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिला। और ये बात भी जाहिर करता है कि जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में और जो एक इफ़ेक्ट आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी आजकल बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट खेल रही है। बतौर पाकिस्तान इंटरनेशनल ज़्यादा खेली नहीं है, मगर जो PSL है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टूर्नामेंट है। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स वहाँ जाके खेलना पसंद करते हैं। तो ऑब्वियसली जब आपको कंपटीशन बेहतर मिलता है तो एज अ क्रिकेटर आपका ग्रोथ बढ़ते जाता है। और जब अच्छे प्लेटफॉर्म पे कोई भी खिलाड़ी परफॉर्म करता है तो उसका हौसला बढ़ जाता है। मैं तो दीप से सीधा गुगली पे ही आता हूँ। विकेट कीपर को लेकर चर्चा हो रही थी। ऋषभ पंत को उस दिन नहीं खिलाया था पाकिस्तान के साथ, हांगकांग के साथ आपने खिलाया, वही चर्चा हो रही थी। तो आप अगर मतलब ऋषभ पंत हो तो आप कैसे अपने आप को, क्योंकि पूरी पाकिस्तान बोले कि यार ऋषभ पंत खेलना चाहिए और आपने बोला कि नहीं, प्लेइंग 11 में नहीं रखेंगे। देखिए, मेरा पहला रिएक्शन था कि ऋषभ को खेलना चाहिए था। आई वुड प्रेफर ऋषभ ऑलवेज, क्योंकि उनके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है और आपके पास फिनिश करने के लिए काफ़ी प्लेयर्स हैं। हार्दिक हैं, जडेजा हैं, ऋषभ खुद भी हैं। तो मेरे ख्याल से आई वुड ऑलवेज प्रेफर ऋषभ, अगर वो सवाल उठता है। अगर ऋषभ है तो मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उनसे क्या कम्युनिकेट करते हैं और उनका रोल, क्योंकि T20 में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे दो दिग्गज लोग हैं जो काफ़ी कोचिंग भी कर चुके हैं दोनों, वो बताएंगे कि वो क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ज़रूरी है। अगर प्लेयर, क्योंकि यहाँ पे T20 फॉर्मेट इतना जल्दी चल रहा होता है, वहाँ पे आपको चाहिए ऐसा प्लेयर जिसका दिमाग साफ हो, उसको पता है कि ये आपका रोल है भाई, आपको जाना है, ये आपको करना है, ये आपको बॉल डालना है, ये आपको बैट करना है। वो क्लैरिटी आएगा जब कोचेस जो हैं, कप्तान जो है, वो आपसे बात करेंगे। अगर वो क्लैरिटी है, इट्स फाइन। अगर बोल दिया गया ऋषभ को कि भाई ये आपका पोजीशन है टीम में, ये अगर सारे अवेलेबल है तो आप खेलेंगे, या तो नहीं खेलेंगे, आप खेलेंगे तो इस जगह पे खेलेंगे, अगर वो हो चुका है तो दैट इज फाइन। लेकिन अगर वो नहीं हुआ है तो मसला हो जाता है कि फिर प्लेयर अपने दिमाग में सोचता रहता है, वेयर डू आई स्टैंड, मेरा क्या रोल है, मेरा किरदार क्या है, अगर मैं खेल रहा हूं तो क्यों खेल रहा हूं, नहीं खेल रहा तो क्यों नहीं खेल रहा। तो वो कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक वहां पर मैं थोड़ा सा शायद, मतलब ये हल्की सी मेरी डोमेन की बात है, चूंकि आप लोग नेट्स पे नहीं जाते हैं टीम के साथ। मैंने जो देखा, और मैं इस टीम को फॉलो कर रहा हूँ,
वो एक बॉन्डिंग इक्वेशन में देखता हूँ ऋषभ पंत का, चाहे राहुल द्रविड़ के साथ या ऋषभ पंत ये रोहित शर्मा के साथ, और कहीं ना कहीं उनको ये कम्युनिकेट किया गया है कि भाई तुम्हारी पोजीशन है, दे हैव ए सर्टेन प्लान विच आई गेस, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे रोहित या राहुल ने बोला है, बट जो देखने से आपको अंदाजा लगता है कि ऋषभ को वो चीज नहीं है कि यार मैं नहीं खेल रहा हूँ तो परेशान हूँ। मगर मैं आपसे आउटसाइडर व्यू लेना चाहता हूँ कि आप पूरी दुनिया बात करिए ऋषभ पंत, सडनली आप देखते हो यार इंडिया अफोर्ड कर सकती है मतलब पंत को बैठाना। Yeah, I mean, this is a luxury कि अगर आपके जो बेंच पे जो लड़का बैठा हुआ है वो हम सब बैठ के बातें कर रहे हैं कि वो खेल क्यों नहीं रहा, तो आई थिंक दैट्स अ बिग प्लस फॉर इंडिया। और जिस तरीके से ऋषभ पंत खेलता है, आई मीन इट्स अमेजिंग टू इवन वॉच। बाहर बैठ के कमेंट्री बॉक्स में इवन व्यूअर्स भी आई थिंक दे लव द वे ही प्लेज। फॉर मी आई फील कि वो ऊपर के 3-4 नंबरों का बैट्समैन है, अगर सही मायनों में अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि वो अगर फील्ड बंद होएगी तो वो उससे डेंजरस प्रोबेबली बैट्समैन मुझे नहीं दिखता कोई भी, अपार्ट फ्रॉम सूर्या यादव, बिकॉज ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर। तो ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन हुई है, क्योंकि वो अगर नीचे खेलता है तो मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा वेस्ट होता है, तो अगर वो ऊपर खेलता है दैन इज़ वेरी डेंजरस। बट लेकिन आपके ऊपर के 3-4 नंबर जो हैं वो तो ऑक्यूपाइड है, वो तो आई डोंट थिंक यू कैन मेक एनी चेंजेस। हाँ, उसमें जैसे दीप ने बात की ना कि क्लैरिटी होनी चाहिए, ना सिर्फ क्लैरिटी नीचे के नंबरों को होनी चाहिए, यही क्लैरिटी ऊपर के नंबरों को भी होनी चाहिए, ना सिर्फ इंडिया को होनी चाहिए, पाकिस्तानी बैट्समैनों को भी ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने पिछले 2 मैचेस में देखा, इवन रात को भी जो पाकिस्तान का मैच हो, ऊपर के बैट्समैन समहाउ ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। तो अच्छी बॉलिंग जो होएगी, अच्छी टीमें जो होंगी, वो आपको मे बी ऑड डेज आप निकल जाएंगे उस सूरत हाल में से कि अगर आपने पहले 10 में 60-65 किया हुआ है और आप 190 कर देंगे, लेकिन अच्छी बॉलिंग आपको ऐसा नहीं करने देगी। तो आई फील कि दैट क्लैरिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर बोथ लोअर मिडिल ऑर्डर एंड द टॉप बैट्समैन। संजय, जो बात वकार ने कही मैं उसी को बढ़ाता हूँ, ये सिर्फ इंडिया का मसला नहीं, और इंडिया तो खैर इस टॉप ऑर्डर वाली डिबेट आप भी थे उस समय से चल रही है, अब ना हो चुकी, आपने इस टीम के बैटिंग कोच भी रह चुके हैं बहुत ज़्यादा। ये जो एक थॉट चल रही है कि भाई आपकी अगर जो बैटिंग है, बड़े नाम है, चाहे आप रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली, लेकिन समहाउ जिस तरह की T20 क्रिकेट है, जो पेस है, आप तीनों को एक साथ नहीं खेलते। लेकिन ये सवाल है फिर, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? भाई आप रोहित शर्मा को ड्रॉप नहीं कर सकते, आप केएल राहुल को ड्रॉप नहीं कर सकते, विराट कोहली को ऑफकोर्स ड्रॉप नहीं कर सकते, लेकिन कलेक्टिवली जो बात वकार कह रहे हैं कि कलेक्टिवली आप खिलाते हो तो वो आप उनको फोर्स भी नहीं कर सकते हो। हमने देखा कि रोहित ने चेंज किया है टेम्पलेट, के आते हैं भले वो 20-25 ही बना रहे हैं, कैमियो कर रहे हैं, अनलाइक रोहित शर्मा खेल रहे हैं, टाइम नहीं ले रहे हैं। आप एज ए बैटिंग कोच रहते तो कैसे इस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ ऐसे बढ़ाई गई है कि एग्रेसिव अप्रोच करने के बाद भी T20 में रन्स आजकल कितने बन रहे हैं? ऐसे तो नहीं है ना कि 250 बन रहा है हर मैच में। तो जनरली जो T20 में स्कोर्स होते हैं वो 180 के करीब होते हैं। बहुत अच्छी आपने बल्लेबाजी कर दी तो 200 हो जाते हैं। मगर आपको जो आपके टॉप 3 है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं किसी भी टीम के लिए। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो या रिजवान या बाबर अगर रन नहीं बनाते हैं तो जिस तरह से नीचे आने वाले जो क्लैरिटी की बात करते हैं, रोल्स की बात करते हैं, तो उस हिसाब से पहली गेंद से बेखौफ होके शॉट्स खेलना तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक कोई ऊपर वाला खिलाड़ी उनके साथ ना हो। अगर हमने श्रीलंका का भी मैच देखिए अब जो बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था, वहां पर भी कुशल मेंडिस ने 60 रन बनाए, वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे, इस वजह से वो गेम में बने रहे विकेट जाने के बावजूद। सो मेरे हिसाब से स्ट्राइक रेट ठीक है, एक हद तक ठीक है, मगर वो जो 3 बल्लेबाज होते हैं ऊपर के 3, उनमें से एक का खेलना बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है आने वाले मैचेस में, क्रंच गेम्स में, प्रेशर गेम्स में ज़्यादा टीमें वो जीतती है जिनके टॉप ऑर्डर सफल होते हैं। दीप, संजय की इस थ्योरी को आप बाय करते हैं? क्योंकि जो ये बात कह रहे हैं कम से कम बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करते हैं कि भाई अब वो क्रिकेट नहीं है कि भाई आपको एक एंकर की जरूरत है। ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये जो मैं देख रहा हूँ वो बोल रहे हैं कि नहीं यार T20 क्रिकेट है, आपको 10 विकेट है, 20-20 गेंद एवरेज पड़ रहा है, आओ लगाओ। आप कैसे देखते हैं ये? देखिए, आप ये डिपेंड करता है आपके पास रिसोर्सेज क्या है। आपके पास जैसे अगर इंग्लैंड टीम हम ले लेते हैं, वहां पे नंबर 10 तक बैटिंग करता है, 11वां नंबर भी जो है वो भी आके बैटिंग करता है। टैमिल मिल्स को हटा दीजिए, वो बैटिंग कर पाता है, लेकिन 10 नंबर तक बैटिंग है। फिर आप देखते हैं यार मेरे पास 10 ऐसे लोग हैं जो मार सकते हैं, छक्के लगा सकते हैं, 20 ओवर है, तो व्हाई नॉट यूज योर रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज पे काफी हद तक डिपेंड करता है। तो इंडिया के रिसोर्सेज तो है वही। अब मैं इंडिया में अगर आऊं, मैं जैसे संजय ने कहा,
अग्री एंड ऑल्सो डिसअग्री कि आपको एक टॉप 3 में से चाहिए जो 15-16 ओवर तक जाए। उसका मतलब ये नहीं कि तीनों जो हैं वो सेम टेम्पलेट पे खेले या सेम टेम्पो पे खेले। आप कोशिश करें, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ केएल राहुल और रोहित ओपन कर रहे हैं, दोनों ट्राई करें, कोई जो रह जाता है एक आउट हो जाता है तो वो बंदा फिर वो रोल करे। शीट एंकर का आपने कहा तो वो रोल भी थोड़ा चेंज हुआ है। शीट एंकर मतलब फिर भी आपको 140 पे अगर आप 70 बनाते हैं तो 140 के स्ट्राइक रेट है 100, तो रोल में चेंज हुआ है। शीट एंकर का रोल रहेगा अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जैसे संजय ने कहा, लेकिन पहले होता था कि 125 वाला स्ट्राइक रेट वाज एक्सेप्टेबल, बट वही अब 140 हो गया। एंड नंबर वाइज आई थिंक इंडिया अगर एक साल उठा के देख लें जो अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, दैट हैज एक्चुअली चेंज्ड। इंडिया इज हिटिंग लॉट मोर बाउंड्रीज, बाउंड्री परसेंटेजेस बढ़े हैं। बीच के ओवर्स जो कि इंडिया का रहा है थोड़ा सा मसला 7 से लेकर 14-15 ओवर, वहां पे नंबर ऑफ बाउंड्री हिटिंग हैज गॉन अप, आपका एवरेज स्कोर हैज गॉन अप। यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू कि ऑपोजिशन क्या है एंड ऑल दैट इज डिबेटेबल, बट एवरेज स्कोर हैज गॉन अप बाय एटलीस्ट 15 to 20 रन्स इन लास्ट 1 ईयर जब से ये चेंज हुआ। सो देयर आर चेंजेस। एंड ऑल्सो कल उठ के अगर हार्दिक ये बोलता है कि भैया मैं भी 3 पे बैट कर सकता हूं, मैं भी 80 रन बना सकता हूं, बट व्हाई नॉट भैया, मैं क्यों नहीं अपने करियर एंड करूंगा 5000 रन से। सो आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट इन T20I जो नंबर बेस्ड है दैट नीड्स टू चेंज। 70 रन इन 60 बॉल देखने में अच्छा लगता है, बट इट माइट लूज योर मोर गेम्स। 30 रन इन 15 बॉल विल विन यू मोर गेम्स। सो इम्पैक्ट के ऊपर नजर डालना ज्यादा जरूरी है। क्वांटम ऑफ रन्स इज इंपॉर्टेंट, जैसे संजय ने कहा कि एक बंदा एक्चुअली खेलना चाहिए, खेलना पड़ेगा, बट we'll also have to start looking at impact and not quantity कि यार 70 रन 4 विकेट, ऐसा भी हो सकता है कि 4 ओवर में किसी ने 14 रन दिया लेकिन विकेट नहीं मिला। His impact might be more than किसी ने जो 3 विकेट लिया है, राइट। सो वो इम्पैक्ट पे भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है एंड नॉट गेट कैरिड अवे बाय शेयर नंबर्स। आई थिंक आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन टू दैट, अगर तो आपने गेम में डोमिनेशन चाहिए, जो कि अभी देख रहे हैं कि दुनिया भर की टीमें जब अब ऑस्ट्रेलिया को उठाते हैं या इंग्लैंड को उठाते हैं, इवन साउथ अफ्रीका को उठाते हैं, तो दे डोंट माइंड लूजिंग 1 or 2 विकेट्स इन पावर प्ले, बट व्हाट दे डू इज दे कम हार्ड एट यू। ठीक है ना, फिंच हो गया, वार्नर हो गया, क्विंटन हो गया, इवन इंग्लैंड के भी अब जेसन रॉय वगैरह जितने भी हैं, दे कम हार्ड एट यू, दे लुक फॉर बाउंड्रीज। जितनी ज़्यादा बाउंड्रीज पहले 6 ओवरों में, येस यू माइट लूज 1 or 2 विकेट्स, बिकॉज ये सिर्फ 20 ओवर हैं, तो 20 ओवर में ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत रेयर होएगा कि बहुत ही वीक टीम होगी जो 20 ओवर में ऑल आउट हो जाएगी। तो आप अपनी बैटिंग जब लंबी रखते हैं, इसका यही मतलब है कि आप ऊपर से थोड़ा सा पॉजिटिव खेलें। अगर आप ऊपर से 3 ओवर बड़े आराम से खेल जाते हैं जस्ट टू सी द पेस ऑफ द पिच, और पिच बड़ी फ्लैट है, तो आई थिंक यू बिहाइंड द गेम, देन फिर आप पीछे रह जाते हो। मुझे अभी भी याद है कि लास्ट टाइम हम इंग्लैंड में लास्ट ईयर इंग्लैंड, 2 साल पहले हम इंग्लैंड गए थे, तो एक मैच में वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, हम लोगों ने 347 शायद किया एक मैच में, और माइक एथरटन कह रहा था कि इसमें दे मे बी 10-15 रन शॉर्ट। आई मीन 340 के बाद 47 के बाद अगर शॉर्ट है तो दे प्रोबेबली ही इज सीइंग समथिंग कि देयर आर प्लेयर हु विल कम हार्ड। सो आई फील कि जो पावर प्ले है ना इज ऑलवेज क्रूशल। तो हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वॉचफुल हो जाते हैं अर्ली ऑन, जबकि मैं दूसरी टीमों को देखता हूँ तो वो नहीं है। मे बी इधर दुबई में आई कैन से कि थोड़ी शायद पिच डबल पेस थी, मे बी पिछले मैच में तो थोड़ा सा टाइम लेना पड़ा, लेकिन हम टॉकिंग बिगर पिक्चर, बड़ी बात करूँ तो अगर फ्लैट पिच हो जहाँ पे बॉल हिल नहीं रहा, तो आई फील कि अगर टू मैच द टॉप टीम, जो IPL में आपने देखा भी कई मैचों में जब विकेट फ्लैट होती है तो पीपल कम हार्ड। तो आई फील कि टू गेट टू 180, 190, 200 दैट पावर प्ले इज इम्पॉर्टेंट। एक क्वेश्चन, चूंकि आप न्यूट्रल हैं, कई लोगों ने ये आर्ग्यू किया कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ग्रेट प्लेयर्स, वेदर इट्स रोहित शर्मा, KL राहुल और विराट कोहली, बट व्हेन यू आर मेकिंग ए T20 की फ्रेंचाइजी टीम बनाओगे तो तीनों, कोई भी फ्रेंचाइजी जो एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड है वो बोलेगी मैं इन तीनों को एक साथ में टॉप ऑर्डर में नहीं रखूंगी। व्हाट इज योर ओपिनियन कि भाई ये अगर फ्रेंचाइजी ये बोलती है कि हम नहीं रखेंगे और इंडिया बोलती है कि, मतलब डू यू थिंक दिस इज समथिंग ये इंडिया छेड़छाड़ नहीं कर सकती, या इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट ऑकवर्ड सिचुएशन कि भाई बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? Look, franchise cricket or national cricket, international cricket, I don't think one should even compare that. वो और तरीके से सोचते हैं internationally, you think very differently. And don't forget कि ये जो तीनों प्लेयरों के नाम आपने लिए हैं कि विराट हो गया या राहुल हो गया, या तीनों प्लेयर्स हैं,
दे हैव सर्व्ड इंडिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड दे, मैंने तो इनकी इनिंग्स ऐसी ऐसी देखी हुई हैं, 200 रन किए हैं वनडे क्रिकेट में यार. सो दे आर प्रोबेबली नॉट इन द बेस्ट ऑफ द फॉर्म. और जब फॉर्म में नहीं होते तो सम टाइम यू हैव टू सिट बैक एंड से ओके वेट, आ जाएगी बारी, हो जाएगा ठीक. अब कल पिछले मैच में आपने देखा कि विराट कोहली स्टार्टेड फीलिंग सीइंग द ओल्ड विराट एंड इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. बैटिंग, ये दोनों बैठे हुए हैं, टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे, तो ऊपर की जो बैटिंग होती है इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. तो जो ही कॉन्फिडेंस आता है तो यूल सी कि रोहित वही होगा जो पिकअप शॉट भी खेलेगा, वही होगा जो केएल राहुल की कवर ड्राइव भी आप देखेंगे, आपको मज़ा आएगा. तो आई थिंक इन दोनों को मेरा ख्याल है मिक्सअप ना किया जाए. संजय, वही जो बात वकार कह रहे हैं, मतलब आप ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं, बैटिंग कोच हैं या हेड कोच हैं, ये गर्मी कैसे फील करते हैं? जैसे इन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़े प्लेयर हैं, टाइम दो, और वो सब लोग बोलते हैं क्लास इज परमानेंट, एंड सडनली आपको दिख रहा है कि भाई यंगस्टर भी फोर्स कर रहे हैं. टीम मैनेजमेंट कोच के लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन. मैं इधर भी करूं, अगर मैं नए को दूं मौका तो लोग बोलेंगे कि यार एक दिग्गजों को छेड़ रहे हो. अब आपके पास टाइम नहीं है, वर्ल्ड कप एकदम आ गया, कितना वेट करोगे कि नहीं यार, दे नीड टू बी इन देयर बेस्ट फॉर्म. ये इसको कैसे हैंडल करते हैं? मतलब कोच के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझना चाह रहा हूँ. मुझे तो लगता है ये भारत के लिए बहुत अच्छे संकेत है, क्योंकि मेरा जो एक मतलब जिस दौरान में टीम के साथ था, तो एक फेज ऐसा था कि जो नंबर 4, 5, 6 बल्लेबाजी के लिए तरस जाते थे कि हमें मौका मिल जाए. जिस तरह से आसिफ अली को गेंदें नहीं मिलती पाकिस्तान टीम को, तो शिखर, रोहित और विराट उस दौर में उन्होंने 60 या 70 इंटरनेशनल हंड्रेड्स लगाए. तो मतलब जो उनको मौका नहीं मिलता था, आप टॉप ऑर्डर पे भरोसा रखिए क्योंकि वो बहुत बड़े प्लेयर है, पेडिग्री वाले प्लेयर है. आप जब म्यूचुअल फंड में पैसा भी लगाते तो आप पता है ना कि आप ब्लू चिप स्टॉक रखते हैं, तो आप उनके ऊपर भरोसा रखिए जो काम, क्योंकि ये जो फेज है इससे मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है, मगर आपको टूर्नामेंट टॉप ऑर्डर ही जिताएंगे. चलिए, ये बात जो इन्होंने कही टॉप ऑर्डर की हमने बात की. जो एक और डिबेट जो इंडियन क्रिकेट में चल रही है वो ये कि दिनेश कार्तिक को भी आप लेकर आए हो एज ए फिनिशर, ठीक है ना, और उनको आप लेकर आए हो, खिला रहे हो विकेट कीपर बैट्समैन, और ऋषभ पंत वाली. आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि कई बार है कि भाई आपकी प्लेइंग आइडियली अगर दोनों है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर एक चूज करना हो तो वो भी कप्तान और कोच के लिए डिफेंड करना, जस्टिफाई करना, इट इज अ टफ कॉल. और जैसे आपने कहा आइडियल सिचुएशन में आप दोनों को खिलाना चाहेंगे, बट ऑब्वियसली जैसा सेटअप है इस वक्त और जो कॉम्बिनेशन है, आप शायद नहीं खिला पाएंगे, किसी एक को खिलाना पड़ेगा. सी डीके हैज डन रियली वेल. अगर पिछले 1 साल देख लें उठा के, तो जो उनका रोल दिया गया, जो किरदार दिया गया है, ही इज डन इट वेरी वेरी वेल. बट द पॉइंट इज कि क्या दूसरे आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कर सकते हैं? मेरा मानना है हाँ. राइट, जड्डू हो गया, हार्दिक हो गया, ही दे कैन ऑल्सो डू दैट. आपको यही चाहिए ना, आखिरी 2 ओवर में कोई जो पहले बॉल से जाके छक्का लगा सके. यू हैव दोज पीपल. तो फिर आप ये सोचें कि विल ऋषभ गेट मी मोर वैल्यू अगर मैं ऋषभ को 4 पे या 5 पे एक लेफ्ट हैंडर खिला सकूं. आर्ग्यूमेंट से लेट्स से हमारे 3 ये जो हैं दिग्गज खिलाड़ी, लेकिन यू गेट अ गुड स्टार्ट. पहला विकेट गिरता है 10 ओवर के बाद 80 पे, तो ऑब्वियसली यू विल से कि चलो हार्दिक को आगे भेजें या लेफ्ट हैंडर को भेज दें. सो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाता है अगर आपके पास ऋषभ भी है और जडेजा भी है. अभी आपको 4 पे भेजना पड़ा ना जड्डू को, क्योंकि आपके पास वो इकलौते लेफ्ट हैंडर थे राइट पाकिस्तान के खिलाफ. तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास बढ़ जाता है. और जो डी के रोल कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक रोल कर रहे हैं. डू यू हैव रिसोर्सेज इन योर टीम टू डू दैट? एंड आई थिंक वी डू हैव दोज रिसोर्सेज टू डू द सेम थिंग. अगर आपको आखिरी 6 बॉलों पे 2 छक्के लगाने हैं, हर्षल जो भी इंजर्ड हैं वो भी लगा सकते हैं, हार्दिक भी लगा सकते हैं, दिन अच्छा होगा तो आवेश भी लगा सकता है, आवेश ने भी लगाया. तो मेरा ये मानना है कि आई थिंक ऋषभ ब्रिंग्स अ लिटिल मोर टू द टेबल देन डीके. वकार, आपसे ये जानना चाहते हैं, जब व्हेन यू लुक एट समवन लाइक हार्दिक पांड्या, स्पेशली उसका इवोल्यूशन पिछले 4-6 महीने में हुई है. इसी हार्दिक पांड्या को आपने लास्ट ईयर देखा था, मतलब एक तरह से देखा जाएगा टीम हारी तो पूरा ब्लेम भी उन्हीं पर चला गया कि वो फिट नहीं था और ये कॉम्बिनेशन ही हो गया. अभी भी लोगों को लगता है कि भाई हार्दिक पांड्या, अब आपकी बड़ी अच्छी सारी चीज चल रही है, लेकिन इस टीम से आप हार्दिक पांड्या को निकल लो तो इंडियन टीम का मतलब ऐसा कोई स्पेशल वाली चीज नहीं. आप उसको कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है. कभी भी एक प्लेयर के आने से या एक प्लेयर के जाने से टीमें खराब नहीं होती. यस, थोड़ा सा हिकअप जरूर आता है आपको. हार्दिक पांड्या का मैं हमेशा से ही फैन रहा हूँ. आई ऑलवेज फेल्ट, और मैंने कई जगहों पे ये पहले भी बोला हुआ है कि ही इज़ वन ऑफ दोज यूटिलिटी प्लेयर है. वो मैच विनर है, इम्पैक्ट प्लेयर है. तो अगर उस तरह का प्लेयर आपके पास, आप खिलाएंगे उसको 5-6 पे गालबन,
लेकिन आप उसको, दीप ने कहा ना, उसको 3 पे भिजवा दो तो 3 पे भी वो ठीक है, ही विल टेक टाइम एंड ही विल बिकम मोर डेंजरस। तो ये बहुत बड़ा एज है इंडिया को टू हैव समवन लाइक हिम, और जो जबकि वो पूरे 4 ओवर का बॉलर भी अब रिसेंटली मैंने देखा, जो पिछले बॉलर्स में तो सबसे अच्छी बॉलिंग ही उसने की है। द बाउंसर ही यूज्ड एंड इज स्मार्ट, यू नो, डोंट फॉरगेट, अभी रिसेंटली आईपीएल में कप्तानी भी की है, एंड आई सी हिम एज लाइक अ फ्यूचर लीडर ऑल्सो, इज अ लीडर इन द बॉलिंग कैंप ऑल्सो, विच आई कैन क्लियरली सी दैट इज़ वेरी काम, यू नो, जो उसका इन्फ्लुएंस है बॉलर्स पे भी, यू नो, कई दफ़ा मैंने देखा है कि 15 की एवरेज चाहिए होती है, एंड ही जस्ट, देयर इज नो पैनिक एट ऑल ऑन द पिच। he deep down I feel that he knows कि ये कोई इशू नहीं है मेरे लिए, and that confidence is so good for India and for himself. संजय, आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जो मैंने नोटिस किया हार्दिक का इंटरेक्शन या फिर धोनी से जो उनका एक बॉन्डिंग है, इन्फ्लुएंस है, डू यू थिंक हिज इंटरेक्शन विद धोनी और वो धोनी का जो इन्फ्लुएंस है, हैज दैट समहाउ वो हुआ है उनकी क्रिकेट पे जो कामनेस, कूलनेस, क्योंकि जब भी वो बात करते हैं धोनी के तो वो रब ऑन, जो कहते हैं ना कि रब ऑन करती है उस कंपनी में। ये अपने मतलब इंडियन क्रिकेट की एक खासियत है कि, और कल्चर भी है कि ट्रेडिशन, जो जैसे सचिन वाज ऑलवेज लुक्ड अप टू सुनील गावस्कर, उनसे चीज़ें सीखना, फिर मोहम्मद अजहरुद्दीन का दौर आया, फिर आप राहुल द्रविड़ की बात करते हैं, आप वीरेंद्र सहवाग की बात करते हैं, और इस वजह से मुझे लगता है कि एमएस की खास एबिलिटी थी ये, और मैंने बहुत करीब से देखी है कि जो भी उनके इर्द गिर्द खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं, जिनके साथ उनको एक्चुअली, जैसे जड्डू या 7 या 8 नंबर पे खेलना, उस वक्त इतनी गहराई नहीं थी भारतीय टीम के पास, तो जडेजा 7 पे खेलते थे, फिर हार्दिक आए तो उनके साथ ज़्यादा समय, या फिर ऋषभ के साथ बातचीत, और बातचीत करते करते यही जिस तरह से उनकी गेम की सोच, गेम की तरफ देखने का एक नज़रिया होता है, या फिर वो किस तरह से गेम को फिनिश करते हैं, आप अगर आप देखो तो वही सारी लैंग्वेज आपको सुनने को मिलती है जो एमएस बात करते हैं कि अरे मैं डीप लेके जाऊंगा गेम को, फिर मैं प्रेशर सोक करूंगा, ये कोशिश करूंगा, फिर कैलकुलेट करूंगा, जैसे हार्दिक ने किया कि 1 ओवर कम है या फिर 2 या 3 ओवर एक फील्डर एक्स्ट्रा अंदर आने से क्या फ़ायदा हो सकता है, तो थोड़ा सा उस प्रेशर सिचुएशन में भी आगे की तरफ देखना, ये एक खास एबिलिटी है, और एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मुझे रहा है कि जिस तरह से प्रीवियस जनरेशन का इन्फ्लुएंस रहता है अगली जनरेशन के ऊपर, तो भारतीय क्रिकेट में भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज। एक चीज, आप बैटिंग कोच रहते इस टीम के, यार राहुल द्रविड़ हैं, हार्दिक पांड्या गुजरात के लिए जिस तरह से 4 नंबर पे खेला, डिफरेंट हार्दिक पांड्या देखा कि रुक के भी खेलना, मारने की भी जरूरत है। इस इंडियन टीम में क्या एज ए कोच अगर कोई है, ये आइडिया फ्लोट कर सकता है कि यार हार्दिक, जैसे दीप ने कहा कि हार्दिक को ट्राई करो ना 3 नंबर पे? सिचुएशन बेस्ड होगा, और जैसे वकार ने भी कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट और फ्रेंचाइज क्रिकेट टोटली अलग चीज़ें हैं, आप कभी भी उसको कंपेयर नहीं कर सकते। जो रन फ्रेंचाइज क्रिकेट में बनते हैं वो, उसमें 1 या 2 इंटरनेशनल क्वालिटी के गेंदबाज होते हैं, 3 डोमेस्टिक प्लेयर होते हैं। सो इंटरनेशनल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट अलग अलग रखिए। आप ये देखिए, एडवांटेज हार्दिक का ये है कि आप इंग्लैंड की तरफ देखें तो बेन स्टोक्स है, आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखें तो स्टॉइनिस है, तो ये सारे जो तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर्स है और बिग हिटिंग ऑलराउंडर्स है, वो उनका होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मैं नहीं समझता पाकिस्तान टीम के पास वो लग्जरी है। अगर एक चीज़ वो मिस करते हैं इस वक्त, वो है अब्दुल रज़ाक जैसा कोई ऑलराउंडर जो उनकी टीम को बैलेंस दे, तो बैलेंस प्रदान करता है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि। अब उनको कहाँ खिलाना है उसके बारे में शायद आपने सुना भी होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी और सिचुएशन के हिसाब से उनका इस्तेमाल होगा। वकार, जो बात संजय कह रहे हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट को क्या होगा, एक टाइम में जब आप लोग के टाइम में 90 कुछ नहीं हुआ यार, इतना कुछ नहीं साथ नहीं, मैं ऑलराउंडर बोल रहा था, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, आपके यहाँ तो हर कोई चलता फिरता ऑलराउंडर आपको मिलता था। अब वो मतलब अब जब मिलने चाहिए, जबकि प्रेशर कम हो गया कि आपको टेस्ट क्रिकेट नहीं है कि भाई बॉडी पे बर्डन है या वनडे है, T20 में करनी है, तो वो कहाँ चली गई है? कहीं नहीं गई है, तो वहीं पे। लेकिन होता है, एक पीरियड आता है, हर टीम पे आता है। ये याद रखिए कि आप 70s 80s की वेस्ट इंडीज़ की टीम नहीं ला सकते, क्योंकि आपके 5 फास्ट बॉलर खिलाते थे और उड़ा के रख देते थे टीमों को। तो वो एक पीरियड आता है। आज वेस्ट इंडीज़ की बात की जाएगी तो आपको स्ट्रगल मिलती है। तो हर टीम पे एक पीरियड आता है जब उनके पास ऐसे प्लेयर आते हैं जब वो डोमिनेट करते हैं वर्ल्ड को। ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया, इंडिया डोमिनेट कर रहा है, पाकिस्तान ने डोमिनेट किया 90s में। तो ये ऐसा दौर आता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास मे बी स्पिनर के जो ऑलराउंडर्स थे वो थे, इमाद वसीम था या नवाज़ थोड़ा बैटिंग कर लेता है,
लेकिन हफीज़ था। तो आई मीन पेसर्स का है वो अभी इस वक्त फुकदान है, थोड़ा हमारे कमी है। लेकिन मैंने अभी डोमेस्टिक क्रिकेट भी देखी है तो मुझे वैसे कोई नज़र नहीं आया। सो दैट्स रियली वरिंग साइन फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान को इस पे वर्क करना पड़ेगा। किसी भी बैट्स के होता ये है कि बैटिंग ऑलराउंडर्स होते हैं तो वो फिर थोड़ी देर बाद जब उनकी बैटिंग अच्छी हो जाती है तो वो कुछ ना कुछ उनका खिंचता है कोई चीज़ तो गिव अप करता है। I've seen लॉट ऑफ डोमेस्टिक प्लेयर्स के वो फिर बॉलिंग छोड़ देते हैं। वो फिर उनकी बेवकूफ़ी होती है क्योंकि वो बॉलिंग छोड़ते हैं तो उनकी फिर जगह भी नहीं बनती आगे। तो आई थिंक ये इरा है पाकिस्तान का जहाँ पे ऑलराउंडर स्ट्रगल है पाकिस्तान के लिए। लेकिन होपफुली उम्मीद है, फिंगर्स क्रॉस, कि आने वाले वक्तों में कोई ना कोई आएगा। पिछले मैच से पहले वकार भाई ने नसीम के बारे में बात की थी और नसीम को आपने देखा एकदम रॉ टैलेंट। आपने देखा कि कोई टोटल नहीं था, अकेले सिंगल हैंडेडली, हम लोग शाहीन अफरीदी की बात करें तो वो नहीं था। उस परफॉर्मेंस को कैसे देखता है? डू यू थिंक दैट कि ये फिर से रिपीट कर सकता है? क्योंकि जो एक नोवेल्टी फैक्टर है वो तो अब चला गया है। 4 ओवर देख लें इंडिया ने कि कैसा है। क्वालिटी तो है, सो नॉवेल्टी फैक्टर नहीं है ये क्वालिटी है, प्रॉपर क्वालिटी। एंड नॉट सरप्राइज, अगर आप देख लें हिस्ट्री उठा के, जैसे अभी संजय भाई ने कहा कि यू हैव, हमारा ट्रेडिशन रहा है गुड बैटर्स एक के बाद एक आते गए, और आज की बात नहीं है, 32-33 से शुरू करेंगे तो वीव गॉट रियली क्वालिटी एंड वीव बीन लकी दैट विद दैट जनरेशन। सेम विद पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट। आई मीन आई एम नॉट सरप्राइज टू सी कि नए नए फास्ट बॉलर्स निकल के आ रहे हैं, बिकॉज यू हैव लेजेंड्स लाइक हिम, रोल मॉडल्स लाइक हिम, राइट? सो आई एम नॉट सरप्राइज। और आपने कहा क्या वो नॉवेल्टी फैक्टर नहीं, इज क्वालिटी। लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे, वो नॉवेल्टी फैक्टर वो 2-3 मैचेस के लिए रहता है, बट ही इज प्रॉपर क्वालिटी। वेट एंड वॉच। आई वाज आल्सो टॉकिंग टू कल शॉन टेट जो भी बॉलिंग कोच हैं उनसे बात कर रहा था, और 5 बॉलर गिनवाए अभी यंग, मिड-20s में होंगे। शाहीन, हसनैन, वसीम जूनियर, नसीम। आई मीन आई एम नॉट सरप्राइज, बट दैट्स एक्साइटिंग, राइट? कि 5 ऐसे बॉलर जो आपको 140-145 करके देते हैं। कितने इंटरनेशनल टीम्स के पास वो लग्जरी है? You know, you have a battery of 5 bowlers. I mean, credit to Naseem कि शाहीन नहीं खेल रहे हैं, but we are not. I don't think Pakistan's missing Shaheen. In that sense. In that sense, obviously, Maybe he's little, quality. maybe little. I'm sure. I'm थोड़ा सा वो I'm exaggerating, but I'm saying कि we did not speak कि यार शाहीन नहीं है. How many times did we mention that? Right? Because you've got somebody like that. But again, Shaheen is quality. He's one of the best in the world. But that just tells you about, जैसे हम कह रहे हैं we are स्पेशली बैटिंग बॉलिंग, इनफैक्ट वी आर दैट वे। पिछले इंडियन टीम की बात करें तो पिछले 1 महीने में 35-40 पीपल आई गेस हैव प्लेड फॉर इंडिया एंड वी वॉन मोस्ट ऑफ द सीरीज। सो दैट टेल्स यू द डेप्थ। आई थिंक एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न, आई थिंक पाकिस्तान गॉट दैट डेप्थ। उसी बात पे मैं आता जो ये बोल रहे हैं। कई बार मैंने वहां पर भी जिम्बाब्वे में डेव हॉटन से बात की, इंटरव्यू किया, उनसे पूछा कि भाई इंडियन, उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो गाँव में हूँ, एडमायर करता हूँ कि आपके पास इतनी टैलेंट है, आप तो 2-3 टीम भी निकाल दो और ये मत बोलो कि भाई रोहित नहीं और ये नहीं है, बुमराह नहीं है, आपकी तो कोई भी टीम आएगी एज गुड। लेकिन प्रॉब्लम ये, उन्होंने बोला कि कोच के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के अगर आप कोच हो, सिलेक्ट किसको करोगे? 15, अल्टीमेटली आपके पास 30 हो 35 हो प्लेयर, सिलेक्ट तो आपने 15 करने हैं और खिलाने 11 हैं। तो एज ए कोच वो सिचुएशन आपको लगता है कई बार एम्बैरेसमेंट ऑफ रिचेस भी आपके लिए प्रॉब्लम है? मैं हमेशा ये समझता हूँ कि अगर आपके पास चॉइसेस हैं तो इट्स अ गुड प्रॉब्लम। ठीक है, ऑड वन वाइट मिस किसी टूर्नामेंट में हो सकता है, आप थोड़ा गलतियां कर दो, लेकिन ये है कि अगर आपको इतनी अच्छी प्रॉब्लम है तो आई वुड लव टू बी ए कोच के। पंत को तो कैप्टन के लिए तो प्रॉब्लम, ये तो वही वाली बात है कि है नहीं खिलाओ तो फंसो, खिलाओ तो ये मैं जान। देखिए ये तो होगा, ये तो फिर कोच को इतने जो भारी रकम देते हैं वो किस लिए देते हैं कि वो इस तरह के प्रेशर्स अब्जॉर्ब करे, क्योंकि मुश्किल होता है डिसीजन करना भी, और फिर आपको अच्छा रीडर होना चाहिए गेम का, आपको नज़र आना चाहिए कि मुझे पंच चाहिए या कार्तिक चाहिए, किस पिच पे कौन सा बंदा चाहिए। दैट्स व्हाट जो कोचेस जॉब है। सो आई थिंक दे बोथ वेरी गुड। कोच के लिए ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये अच्छी मुश्किल है। आई डोंट माइंड हैविंग दैट मुश्किल कि जी मुझे एक को छोड़ना। हाँ, जो बात की दीप ने कि कम्युनिकेशन इज़ द मस्ट। अगर आप कम्युनिकेट करोगे, अगर उस बच्चे को बताओगे कि यू लुक दिस इज़ द रीज़न वाई एम, तो आई थिंक उसको इतना इशू नहीं होगा। हाँ, अगर खामोशी से कहोगे अच्छा मैंने तुझे नहीं खिलाना तो तुझे खिलाना, तो फिर ईगो होती है लड़कों की, स्पेशली जो यंग टैलेंटेड किड्स होते हैं, इनकी ईगो बड़ी होती है। सो आई थिंक दैट रियली नीड्स टू बी लुक। और दूसरी बात ये है कि अगर इंडिया की 2 टीमें बन सकती हैं, अच्छी बात ये उन्होंने की है कि जी अगर अभी जिम्बाब्वे गए थे या कहीं और जाते हैं तो दे सेंड देयर
young lot and they're not worried about losing. I think पाकिस्तान का थोड़ा सा ये इशू है कि हमारे पास शायद उतनी बड़ी खेप भी नहीं है, और दूसरा ये है कि हम थोड़ा अभी भी डरते हैं कि हम जाएंगे, हम खुदा ना खास्ता हार गए किसी छोटी टीम से तो हमारा तो पीछे बुरे हालात कर देगा मीडिया और ये वो, और मीडिया का प्रेशर ना सिर्फ प्लेयर्स पे आता है, फिर क्रिकेट बोर्ड पे भी आ जाता है, वो भी प्रेशर ले जाते हैं. तो आई थिंक ये बहुत बड़ी लग्जरी है, आई फील कि आप जो सेंड आउट टीम्स, एंड आई थिंक इसमें क्रेडिट आईपीएल को जाता है, बहुत बड़ा क्रेडिट आईपीएल को जाता है. उन्होंने बहुत ये सपोर्ट की है. प्लेयर्स आर द डिफरेंट ब्रीड जो मैं अब देखता हूँ फ्रॉम मे बी 90s. संजय, जो बात वकार कह रहे हैं कि आप कम्युनिकेट करते हो, ये बताइए, मतलब बहुत सारे लोग वंडर करते हैं, हम लोग तो बाहर से बात करते हैं, आप तो उस ड्रेसिंग रूम में हैं, अभी तक हाल तक रहे हैं, ये कम्युनिकेट करने की, जैसे ये पंत और मैंने डीके वाली बात हमने कही, ये किसका काम था? ये टफ जॉब, बिल्ली के गले में घंटी, में बार बार बोल रहा हूँ, ये कोच बांधेगा, बैटिंग कोच बांधेगा, या हेड कोच या कप्तान बांधेगा, या कोई सीनियर प्लेयर करता? नहीं भाई, तू जाके समझा, ये हमने सोचा. मुझे लगता है ये संजय को रखा हुआ था इसी काम के लिए. संजय तो बुद्धा था, बिकॉज एग्जैक्टली, क्योंकि इतना इज सच अ स्वीट मैन कि वो जितने हम्बल तरीके से बोले, उन्होंने कहा भाई ठीक है, कोई मसला नहीं है. ये ऐसे ही होता है सर, हमारे देशों में ऐसे ही. सबसे पहली बात ये तो बोलो कि विमल, आप इतना बिल्ली और घंटी से इतना डरो मत. काम होता है जो हेड कोच का काम होता है, और जितना आप जलेबी नहीं करोगे उतना बेहतर होता है. जितना आपका अपफ्रंट कम्युनिकेशन होगा और जो सच है वो बता दोगे, क्योंकि प्लेयर्स भी जानते हैं प्लेयर्स को क्या चाहिए होता है. प्लेयर को भी खुद पता होता है, जैसे अगर कोई आउट होता है और वो साइड में आके बैठता है तो उसको भी पता उसने गलती की, उस वक्त वो कुछ ना कुछ सुनने के लिए मोहताज रहता है. तो आपने वर्ड सही तरीके से, शायद पहले 10 मिनट नहीं वो सुनना चाहता, उसके बाद वो नहीं सुनना चाहता, तो आप उनको थोड़ा सा आप रहने दे तो अपने जोन में, वो काम डाउन हो जाते हैं, फिर जो भी इमोशन होता है वो हट जाता है, और फिर क्लैरिटी से वो सोच सकता है. और जब उसको पता चल जाता है, अगर आपने ठीक है, सच कड़वा होता है, अगर सच बता दिया तो वो डाइजेस्ट करेगा लंबे समय के लिए, फिर लंबे समय के बाद शायद आपको रिस्पेक्ट भी करेगा. इंडियन क्रिकेट में nowadays it become easier to communicate, everyone understands. आपको लगता है वो चेंजेस मिला है जो शायद कम्युनिकेशन बेटर हुआ, स्पेशली राहुल द्रविड़ के आने से? मेरे ख्याल से पहले भी ऐसी बात नहीं, पिछले 8-10 साल से डेफिनेटली हुआ है, एंड इट इज इम्पोर्टेंट. जैसे कहा कि क्योंकि वही प्लेयर, क्योंकि टैलेंट तो है, बट हाउ डू यू मैनेज टैलेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. कि आप कैसे मेंटोर करते हैं टैलेंट को, क्योंकि काफी टैलेंट होते हैं जो आज हैं, लेकिन आपको पता है कि इसका बेस्ट अभी 2 साल बाद आएगा. मे बी अभी वो नहीं फिट हो रहा 11 में, लेकिन 6 महीने बाद कोई सीनियर प्लेयर जब निकलेगा तब मुझे उसकी जरूरत आती है. यू गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल हाउ यू हैंडल टैलेंट. कि समझाना, जैसे कहा कि क्लैरिटी, प्लेयर्स को पता होता है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क होता है कि आप क्यों नहीं खेल रहे, आप क्यों टीम में नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा इज ट्रस्ट. एक बहुत बड़े प्लेयर से मैंने पूछा कि आपने बेस्ट कोच कौन है, तो उन्होंने किसी का नाम लिया. मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ट्रस्ट. मुझे नहीं चाहिए इस लेवल पे कि मेरा एल्बो कैसा है, सर कैसा है, बट मुझे एक बंदा चाहिए जिसको मैं रात के 3 बजे भी मुझे कोई प्रॉब्लम है जाके मैं बात कर सकूं उससे, और मुझे पता है कि वो कमरे में रहेगा, कमरे के बाहर नहीं जाएगा. दैट इज बिटवीन मी एंड हिम. सो आई थिंक वो ट्रस्ट, वो कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट डेवलप होता है ऑन अ सर्टेन टाइम पीरियड. और वो कम्युनिकेशन, जैसे संजय ने कहा कि जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, प्लेयर विल ट्रस्ट यू, यू विल ट्रस्ट द प्लेयर. सियाने कोचेस जो होते हैं ना, जो हेड कोचेस, वो क्या करते हैं आजकल, आप देख रहे होगे, डगआउट भरा होता है कोचेस के साथ. कितने कोच बैठे हुए हैं, कोई बॉलिंग कोच है, कोई बैटिंग कोच है, कोई फील्डिंग कोच है, कोई मुझे नहीं मालूम, कोई कोच है. वो इसीलिए बैठे होते हैं कि बिकॉज कई प्लेयर्स का, जैसे विराट का, किसी एक सर्टेन बंदे पे कॉन्फिडेंस होएगा. यू हैव टू कैरी दैट पर्सन बिकॉज ही विल कम्युनिकेट विद हिम इन अ बेटर वे. इसी तरीके से और भी दूसरे, संजय, हाँ, प्रोबेबली वन ऑफ देम. सो एंड दिस इज राइट एक्चुअली, क्योंकि वो आपको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनसे आप ज़्यादा ओपन होते हो, खुल के बात कर सकते हो. कई दफ़ा आपको हेड कोच के साथ नहीं खुल के बात कर सकते, बिकॉज आपको थोड़ा फियर होता है कि यार मैं बोल दूंगा कुछ तो वो शायद माइंड कर जाए, मुझे ना खिलाए, या ये हो जाए, या वो बैड टेस्ट आप नहीं छोड़ना चाहते. तो आई थिंक ये जो कोचेस का जो बड़ा स्लॉट अब देखने को मिलती है, आते हैं कुछ लोग जाते हैं, आई थिंक दैट इज द रीजन आल्सो. Can I just quickly add? Quickly, कि we are in a business of failure. Right. जितने भी, I mean, very few will be as successful as him.
बट कितने 5 विकेट हॉल है कितने इनिंग्स में, कितने 3 विकेट हॉल है. सो वी आर इन अ बिजनेस ऑफ फेलियर. हमारा सक्सेस रेट समवन लाइक हिम वुड बी 1 in 3 games if you're that great, right? In general would be 1 in 5. How do you manage? एक बार तो सक्सेस मिल गया, बाकी 4 जो फेलियर, how do you manage that? Yeah. So that's where communication, good coaches, trust, confidence, वो चीजें आते हैं. Let's not forget, we are in a business of failures. ये बात जो दीप ने कही कि भाई ट्रस्ट वाली बात है, और मैं संजय आपसे भी कहता हूँ, चूंकि आप भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट में रहते हैं. आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ ब्रेंडन मैकलम. ब्रेंडन मैकलम कोलकाता के कोच थे. श्रेयस अय्यर के साथ उन्होंने काम किया कि शॉर्ट बॉल और ये वो सारी चीजें, और उन्होंने ओपन अप किया, भाई कोच है, आएगा सिखाएगा, ये बात है. वही श्रेयस अय्यर इंग्लैंड में जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि उसको स्पेशली इंग्लैंड के बॉलर को क्या टारगेट कर, ये मतलब इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब ये क्या ब्रेकिंग ट्रस्ट, या मतलब हाउ डू यू लुक एट फर्स्ट यू एंड देन संजय? Look, as a coach, you have to be fair with your job, of course. ये चीज पॉन्टिंग ने भी की. पृथ्वी शॉ के साथ दिल्ली कैपिटल्स में गए और वो फिर कमेंट्री में बोल रहे थे कि भाई इसको क्यों नहीं अंदर डाल रहा, और फिर फास्ट बॉलर आके उनको बोल्ड करता है. मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन. कई बार आपकी अच्छी चीजें होती है कि कोचेज आ रहे हैं बाहर के, आपकी इंप्रूव भी कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी पोल भी लेके जा रहे हैं जो खुलती है वहां पर. Yeah, maybe you have to be careful when you hiring an international coach. Then maybe कि ये कहाँ से आया, कल को मुझे उस टीम के अगेंस्ट भी खेलना है, ये वो. Of course information पास होती है. Of course कोच ने अपना भी सर्वाइवल देखना होता है. कोच ने देखना होता है कि यार मैंने इसमें वीकनेस देखी थी, वो ऑफ कोर्स बताएगा बच्चों को. एंड दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ ब्यूटी ऑफ द गेम ऑल्सो, यू नो, कि आपकी, या आप IPL में देख लीजिए, PSL में देख लीजिए, और लीग्स में देख लीजिए, अब तो सारे लोग एक दूसरे के साथ खेलते हैं, सारे कोचेज मिंगल करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन तो पास ऑन होती है, इवनिंग्स में टुगेदर होते हैं. तो आई थिंक यू नो इन अ वे इट्स गुड, बट टू बी फेयर विद द जॉब समटाइम यू नो यू हैव टू बी लिटिल बिट डिप्लोमेटिक एट टाइम्स कि, यू नो, मैं शुड आई टेल हिम कि एम आई बीइंग, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो एम आई फेयर विद दिस किड और नॉट, और एम आई unfair with the other one. So coaching job is a pretty dirty job, isn't it? संजय, इंटरेस्टिंग है. आप कैसे, क्योंकि आप तो दोनों सिचुएशन में रहे हो, इंटरनेशनल कोच भी और ये जो मैंने एग्जांपल दी है. नहीं, वहाँ पर वकार भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि किस भी जॉब के साथ आपको ट्रस्ट, मतलब आपको उसको जस्टिफाई करना है. आपको, अगर आपने मुझे बुलाया है तो आई शुड बी एबल टू जस्टिफाई वॉट एवर द रीज़न दैट यू कॉल्ड मी फॉर. मगर उसमें उससे बढ़कर भी एक चीज़ होती है, उससे बढ़कर एक चीज़ होती है कि यू शुड नॉट बर्न द ब्रिजेस. मतलब अगर आप कहीं काम कर चुके हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको, मतलब जो समय बिताया उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करके, सो यू कैन डू इट इन अ वेरी प्रोफेशनल वे. आई एम नॉट सेइंग डू नॉट शेयर इट, बट देन यू शुड ऑल्सो बी डिस्क्रीट इनफ. शेयर इट बाय ऑल मीन्स, मगर फिर थोड़ा सा उसको आप सही तरीके से भी, ऐसे नहीं कि अगर आप कुछ शेयर कर रहे हो तो सारी दुनिया के सामने शेयर कर रहे हो, उसको मतलब यू आर मैग्नीफाइंग इट, यू आर ग्लोरीफाइंग इट. राइट, आई थिंक दैट्स द राइट वे ऑफ सेइंग कि वो तो चलती है. खैर, अब हम लोग प्रोग्राम के लास्ट स्टेज में आ चुके हैं, 2-3 मिनट है, मैं क्विकली आऊंगा और मैं वकार से ही आऊंगा. रोहित शर्मा को लेकर आपके पुराने दोस्त ने कमेंट किया और कि भाई रोहित प्रेशर में, तो बाहर से आप वाकई में देख के, बॉडी लैंग्वेज देख के बोल सकते हो कि भाई बंदा प्रेशर में है. मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया. मतलब ये तो हम लोग का काम था, जर्नलिस्ट प्लेयर. देखिए, हर बंदे का अपना व्यू है, व्यू पॉइंट है, ठीक है ना. और नहीं, बाहर से क्रिकेटर जज कर सकते, ये तो हम लोग का काम था. नहीं, आजकल हमारा भी यही काम है. हम जो कमेंट्री बॉक्स में बैठते हैं, हमारा भी यही काम है. ऐसा नहीं है कि क्योंकि वी आर कमेंटिंग ऑन द गेम ऑल्सो, डोंट फॉरगेट. लुक, हर बंदे का अपना व्यू पॉइंट है. मुझे नहीं लगता, मेरे पर्सनली सोचूं तो मुझे तो रोहित, आई रियली लाइक हिम एज अ लीडर ऑल्सो, एज अ बैट्समैन ऑल्सो. हर बंदे पे जिसने कहा है उस पर भी बुरा टाइम आया होगा, अगर वो क्रिकेटर है तो, ठीक है, तो उस पर भी बुरा टाइम आया होगा, या उस पर भी बैड फॉर्म आई होगी. हम एज अ बॉलर, हम पे भी बैड फॉर्म आती है कि यार ये क्या हो रहा है, मैं बॉलिंग तो ठीक कर रहा हूँ, आउट क्यों नहीं हो रहा है. तो ये टाइम आता है, हर बंदे पे आता है. तो सेम गोज फॉर रोहित ऑल्सो. ही इज प्लेइंग वेल. आई डोंट थिंक ही इज प्लेइंग बैडली कि जी को उसको मुंह उठा के कोई शॉट मार रहा है. समटाइम आप खेलने जाते हो, बैड शॉट नहीं होती है, लेकिन फिर भी यू गेट आउट. दिस इज द नेम ऑफ द गेम. क्रिकेट इज ट्रिकी एट टाइम्स. तो मैं समझता हूँ कि रोहित स्टिल गॉट लॉन्ग फ्यूचर है. इस पे रोहित वाली बात पर जो चल रही है, दो चीजें, बड़ी इनिंग्स लोग बात कर रहे हैं, बट द थिंग इज अगेन, मैं दोबारा जाना चाहूंगा इम्पैक्ट. पिछले वाले इनिंग्स ले लें, 160 के स्ट्राइक रेट से कुछ 28 रन बनाए. एज एन ओपनर आप चाहते हैं कि एक अच्छा स्टार्ट मिले, करके दिया है. सो हम एक्चुअली वी वर ऑन एयर सेइंग दिस कि
उस इनिंग्स को किस तरीके से देखते हैं? इज इट अ फेलियर? एब्सोल्युटली नॉट. डू यू वांट रोहित टू स्कोर मोर? यस, आई वांट रोहित टू स्कोर 70-80. बट इज इट अ फेलियर? नहीं. 160 के स्ट्राइक रेट से 28 रन बनाए 15-18 गेंदों में, व्हाटएवर स्टार्ट दे दिया टीम को. दैट्स व्हाट यू वांट. सो अगेन माय पॉइंट इज हाउ डू यू लुक एट एन इनिंग्स. मैं मेरे हिसाब से इस फॉर्मेट में आई वुड लुक एट इट फ्रॉम द इम्पैक्ट उस इनिंग्स का रहा है या उस स्पेल का रहा है ऑन द गेम, एंड नॉट जस्ट लुक एट शेयर नंबर्स. प्रेशर रोहित पे नहीं. आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट, वन ऑफ द बेटर लीडर्स, वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट. आई डोंट थिंक ही इज अंडर प्रेशर. 30 सेकंड संजय, रोहित वाली जो डिबेट चल रही है कि उस पर काफ़ी बार जब आप कप्तानी का भार सौंप लेते हैं तो कप्तानी का भार सौंप लेने के बाद पहले 6-8 महीने बहुत अच्छे गुजरते हैं, मगर उसके बाद जब आपको टीम की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, लड़कों को सिलेक्शन, उनकी रीजनिंग, फिर टीम का परफॉर्मेंस, कभी कभी इंसान की जो फोकस है वो हल्का सा अपने प्राइमरी रोल से थोड़ा सा अलग हो जाता है. मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा, मगर इसकी तरफ रोहित को थोड़ा सा सतर्क रहना होगा. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का, फ्रेश वाटर पेट्रोलियम, जिन्होंने ये हमें जगह दी, और हम उनके भी शुक्रगुजार हैं. वन क्रिकेट और हमारे चैनल का जो इस प्लेटफॉर्म पे सारे हमारे दिग्गज आए, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट, नॉट ओनली इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट पर जनरल हम लोगों ने बात की. और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातचीत पसंद आई होगी, और आप लोगों के जो भी फीडबैक है आप देंगे. हम कोशिश करेंगे कि ये सारे मेहमान एक बार फिर से भारत पाकिस्तान का फाइनल हो, थोड़ा सा और बड़ा पैनल लेकर जरूर सर, क्रिकेट की चर्चा. इससे और कितना बड़ा करना है. तो तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और आप लोग लगातार देखते रहिए वन क्रिकेट के प्लेटफॉर्म को. हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि इसी तरह से हम कोशिश करते हैं. सारे दोस्त लोग हैं, बड़े भाई हैं, इनको जब भी बोलते हैं आ जाते हैं अपने व्यस्त शेड्यूल में. आज भी मैंने इन लोगों को कल ही बोला था, तो थैंक यू सो मच. थैंक यू सर, थैंक यू. मैं भी आप लोगों को तंग करता हूँ, आप लोग टाइम दे देते हैं. नो प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच. बाय बाय.